हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ अ पोएम रिटन बाय जॉन डॉन, द सन राइजिंग। तो दिस पोएम हैज़ टोटल 3 स्टैंजास ऑफ 10 लाइन्स ईच। तो ये काफ़ी शॉर्ट पोएम है एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ दीज 3 स्टैंजास आर ए बी बी ए सी डी ई ई। अगर इस पोएम में हम थीम डिस्कस करें तो इस पोएम में वेरियस थीम्स हैं, जैसे लव एंड लवर्स, टाइम, इंडिविजुअलिज्म, पावर एंड कंट्रोल। जो पोइट हैं इस पोएम के, जॉन डॉन, ही वॉज बोर्न इन लंडन इन 1572 टू अ रोमन कैथोलिक एंड ही वॉज नोन एज अ फेमस मेटाफिजिकल पोइट। अब एक बार हम देख लेते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है। So this type of poetry was originated in 17th century England and इस टाइप की पोइट्री में इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल थीम्स यूज होते हैं और साथ में एलेबोरेट कंसीट्स, मतलब कि एक्सटेंडेड मेटाफर्स या फिर कंपैरिजन। So Sun Rising is one of the Dawn's most charming and successful love poems and first stanza में यहाँ पे पोइट सन को एक बिजी ओल्ड फूल कहता है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में पोइट इरिटेट होकर सन को बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा शाइन क्यों कर रहे हो थ्रू आवर विंडोज़ एंड क्लोज कर्टेन्स, और एक हमें अनइनवाइटेड विजिट क्यों दी। तो यहाँ पर हम से मतलब है पोइट और उसके बिलोव्ड, क्योंकि जब पोएम स्टार्ट होती है तब पोइट और उसके बिलोव्ड बोथ आर लाइंग टुगेदर इन द बेड। तो पोइट यहाँ पर थर्ड लाइन में सन को बोलता है कि तुम हमें विंडोज़ और कर्टेन्स के थ्रू परेशान मत करो, इतना ज़्यादा शाइन मत करो विंडोज़ और कर्टेन्स के थ्रू, और कहता है कि दैट लव इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सीज़न और टू टाइम। लव किसी सीज़न या टाइम को देखकर नहीं होता, और साथ में ही वो सन पर चिल्लाकर उसको एडवाइस करता है कि तुम हमें परेशान ना करने के बजाय किसी और काम में बिज़ी रहो। तो यहाँ पर जो दूसरे काम हैं वो है, जैसे कि तुम जाओ, जो बच्चे स्कूल के लिए लेट हो गए हैं उनको जाकर परेशान करो, या फिर जो अप्रेंटिसेस विलिंग नहीं है अपनी जॉब पर जाने के लिए उनको परेशान करो। और गो टेल द किंग्स हंटिंग पार्टी दैट किंग इज़ अबाउट टू राइड आउट ऑन अ हंट एंड अर्ज लोली फार्म वर्कर्स टू स्टार्ट देयर हार्वेस्टिंग ड्यूटीज। स्टैंजा में लास्ट सेकेंड लाइन है लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नोर क्लाइम। इसका मतलब है कि लव इन ऑल इट्स फॉर्म इज़ अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ सीजन्स एंड वेदर। किसी भी सीज़न या किसी भी वेदर से ऊपर है लव। और लास्ट लाइन में है नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम। इसका मतलब ये सिर्फ सीज़न और वेदर से ऊपर नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर्स डेज एंड मंथ which unlike love wear out like old rags as time passes. Now the second stanza starts with the line, thy beams so reverent and strong. इसका मतलब है पोइट यहाँ पर सन को कहता है कि तुम जो सोचते हो तुम्हारी बीम्स उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो चाहे तो एक ही सेकंड में एक्लिप्स की तरह तुम्हें अपनी नज़रों से गायब कर सकता है, पर वो ऐसा करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगा उसको उसकी लवर भी नहीं दिखाई देगी, और ऐसा वो चाहता नहीं है। पोइट यहाँ पर लिखता है लुक एंड टुमारो लेट टेल मी वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन। इन लाइंस के थ्रू पोइट सन से पूछता है कि मुझे बताना कि बाय लेट टुमारो जो इंडिया का ट्रेजर्स है वो क्या उसी जगह पर है वेयर दे वर येस्टरडे, या फिर वो अब मेरे साथ मेरे बेड पर है। पोइट ने यहाँ पर अपने बिलोव्ड को इंडिया के ट्रेजर्स के साथ कंपेयर किया है। लास्ट लाइन का मतलब है इफ द सन आस्क्ड अबाउट द किंग्स ऑन होम इट शोन येस्टरडे he would find that they all are lying in bed with the poet. The last stanza starts with the line, she is all states and all princes, I nothing else is. यहाँ पर पोइट कहता है कि उसकी लवर इज़ एवरी कंट्री एंड ही इज़ एवरी प्रिंस। इसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। सो प्रिंसेस ओनली प्रिटेंड टू बी अस। Compared to our love, all honor is a cheap copy and all wealth is a futile attempt to attain riches. तो यहाँ पर पोइट सन को बोलता है that sun is half as happy as he and his beloved are because the world is contracted into their bed. तो यहाँ पर पोइट सन को बोलता है that sun has become old
इट डिजायर्स रेस्ट। यहाँ पर पोइट सन को कहता है बिकॉज योर जॉब इज टू कीप द वर्ल्ड वार्म, यू कैन डू योर जॉब बाय कीपिंग अस वार्म। बाय शाइनिंग हेयर ऑन अस यू कैन शाइन एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि पोइट के बेड में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पर पोइट कहता है दैट दिस बेड इज योर सेंटर एंड द बेडरूम वॉल्स आर द आउटसाइड बाउंड्रीज ऑफ द सोलर सिस्टम। अब पोइट ने इस स्टैंजा में ना सब कुछ और कुछ नहीं के बीच में एक विरोधाभास दिखाया गया है। यहाँ पर बाहरी संसार की शान और अमीरी को ना प्यार की दौलत के सामने कुछ भी नहीं समझा गया। यहाँ तक कि जो राजा और राजकुमार भी इतने खुश और अमीर नहीं है जितना कि एक सच्चा प्रेमी है। इसलिए भविष्य में सूरज को केवल उन पर ही चमकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह सारे संसार पर चमक जाएगा। So the last line, this bed thy center is, these walls thy sphere, is a beautiful extended metaphor of this poem. यहाँ पर हमारी इस पोएम की समरी ख़त्म होती है। मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर भी ऐड किए हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल से रिलेटेड वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।